हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट के अपना यानी कि सीटेट 2023 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि जो थ्योरी सेक्शन है उस पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखेंगे। तो आज क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया। और सभी स्टूडेंट को एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, आप जो थ्योरी को यानी कि थ्योरी को पढ़िए, पर थ्योरी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, जितने आप क्वेश्चन सारे करोगे यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चनों से ज़्यादा इस तरह के एग्ज़ामों में आपको एनर्जी मिलती है और आपको याद होता है। थ्योरी को पढ़िए, सिंपल ये मान लीजिए अगर ये आपका कॉन्सेप्ट 10 मिनट का है तो आप इसे 5 मिनट में कर किसी भी तरह से यानी कि 2x पर लगा लीजिए, किसी तरह से करके आप क्या करिए, क्वेश्चनों को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जितने आपको यानी कि अगर 30 क्वेश्चन आते हैं CDP में तो आपके 30 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उसे बारीकी से समझिए, इससे क्या नाम एकदम जल्दी जल्दी में समझ कर मतलब आपको समझ लेना कि शिक्षण की प्रक्रिया में क्या है इंपॉर्टेंट ही है, बस इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ। औरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखो, आराम से देखो, ये देखो, क्योंकि मुझे अपने फ़ायदे के साथ साथ आपका फ़ायदा चाहिए, आप भी सेलेक्ट हो वो चाहिए मुझे। ये नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल आराम से देखो, 10 बार देखो, भैया एक बार देख लो, 2x पे देख लो, आराम से समझ लो। इस वीडियो को समझने के बाद आप ज़्यादा जोर दो, जो अपनी मेहनत है सारी, अपने जितना भी दम है वो सारा झोंक दो क्वेश्चन के, यानी क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए, चाहे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, चाहे क्या नाम जो अभी कुछ दिनों में वो भी शुरू होने वाले हैं, जो आपके CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो भी शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया। तो शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण का एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सीखने का घनिष्ठ संबंध होता है, और यही कारण है कि आधुनिक युग में शिक्षण और सीखना यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग को एक संकल्पना माना है। किसको माना है? टीचिंग एंड लर्निंग को एक संकल्पना माना है। तो और किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षण विचारधारा में यानी कि विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण तरीके में लाने के लिए 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक 3 स्तरों पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा होगा? पहला लिखिए, तो पहला है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, MEMORY, मेमोरी लेवल। दूसरा क्या आएगा आपका? अंडरस्टैंडिंग, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा क्या आएगा? चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये तीनों पढ़ने हैं हमें, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला आएगा स्मृति लेवल यानी कि स्मृति स्तर। और स्मृति स्तर को क्या कहा गया है जल्दी बताइए? अभी लिखा है 1 मिनट पहले, मेमोरी लेवल। अब स्मृति यानी कि मेमोरी लेवल क्या होता है? स्मृति में एक विचारहीन, जैसे विचारहीन कोई व्यक्ति है, ये शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। भाई आपके पास 0 है, ठीक है, अब आप चले गए कहाँ पर? स्कूल में, तो वहाँ पर कुछ सीखने गए हो कि नहीं गए हो? यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रारंभिक स्तर है,
तो मानसिक प्रक्रिया में जब प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी मात्रा में कुछ दिया जाता है या फिर कुछ भी एक तरह से मान लीजिए आपको ABCD याद करने के लिए कहा गया, तो ABCD आपने जब तक याद नहीं करते करी थी आप क्या थे, 0 थे। और जब इस याद करने के लिए कहा गया, मतलब मेमोरी लेवल चेक करने के लिए कब कहा जाएगा, पहले आप याद करोगे, याद करने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपसे ही पूछा जाएगा ABCD। जैसे बच्चे होते हैं ABCE, इस तरह करते कि नहीं करते, तो वो क्या है, वो स्मृति लेवल का उनका मतलब उनकी अच्छी स्मृति लेवल नहीं, यानी कि याद करने का जो मेमोरी में उनको स्टोर करने का। जैसे आपकी फ़ोन की मेमोरी है, मान लीजिए किसी के फ़ोन की मेमोरी 64 GB है। अब 64 GB से ऊपर कुछ लेके चले हो तो क्या होगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैन की जो मेमोरी है वो तो मिलियनों में, यानी कि आज तक कोई नाप नहीं पाया, पर या फिर वुमेन की यानी कि जो आदमी है उसकी तो मेमोरी है ही। अब इसको याद करने के लिए किसी की मेमोरी अलग तरह की, यानी कि विविधता वाला जो गुण है वो आएगा ज़रूर। जो विविधता है और आनुवंशिकता और वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है मेमोरी पर। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। विविधता का गुण जब यहाँ पर आता है तो हर व्यक्ति का याद करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब चलिए इसे मिटा भी देते हैं। जब स्मृति यानी कि अब आता है कि विशेषता क्या है, ये समझ गए आप। चलिए कलर और लेते हैं। अब आते हैं विशेषता की बात। विशेषताएं। अब विशेषता क्या है, सबसे पहले आ जाएगी शीघ्र याद करना। जो अच्छी, जो यानी कि जो कहते हैं जैसे अच्छी मेमोरी, तो उसमें क्या आएगा, शीघ्र अधिगम। दूसरा क्या आएगा, पुनः स्मरण में शीघ्रता। तीसरा क्या आएगा, धारणा का स्थायित्व। फिर क्या आएगा, उपयोगिता। और पांचवा क्या आएगा, व्यर्थ की बातें या बातों को भूलना। ठीक है। अब ये है अच्छी क्या नाम स्मृति, यानी कि गुड लेवल ऑफ गुड मेमोरी लेवल। तो गुड मेमोरी लेवल में आप जो भी आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको CTET का पेपर याद करने हैं, ठीक है, पेपर 15 है, तो आपकी जो मेमोरी लेवल है वो कैसे चेक कर जाएगी, अगर शीघ्र आपने अधिगम को अच्छी तरह से याद कर लिया। यानी कि 15 का 15 पेपर आपने अच्छे से याद कर लिया और आपको मैंने क्वेश्चन दिया और आपने बिना ऑप्शन देके उसका आंसर बता दिया, तो क्या होगा, वो शीघ्र अधिगम का स्तर माना जाएगा। यानी कि आप और विद्यार्थियों से सफलतापूर्ण एक तरह से अच्छे शीघ्र यानी कि शीघ्र तरह से याद करने वाले हो। याद करने में और रटने में अंतर होता है बच्चों। याद करना मतलब ये होता है कि आपके ये जो पुनः स्मरण की आ रही है ना, ये वही कॉन्सेप्ट है। यानी कि जब आपने शीघ्र अधिगम कर लिया, अब आता है पुनः स्मरण करना, यानी कि आपने याद करना, एक ने याद करा, एक ने रटा है, तो रटने वाले बच्चे को हर हालत में ऑप्शन चाहिए और याद करने वाले बच्चे को ऑप्शन नहीं चाहिए। यानी कि आपने मान लो कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, CTET के 2011 का पहला क्वेश्चन पढ़ा से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। आपसे मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, तो आप अगर याद करा होगा तो आप उसे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दोगे, पुनः यानी पुनः याद आ जाएगा आपको। और अगर जब आपने रटा होगा तो कि सर मुझे याद नहीं आ रहा, ऑप्शन दिखा दो मैं याद कर लूँगा, ऑप्शन दिखा दो, इस तरह की बात करता है। तो और फिर दोबारा अगर उसी चीज़ को मान लीजिए, अगर इस बच्चे को एक कुछ भी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, उसने क्वेश्चन को देखा या फिर क्वेश्चन को एक बार देख लिया, फिर उसका मतलब वही है कि फिर उसकी जैसे ट्यूबलाइट में हाथ मारते हैं ना, जैसे पुराने ट्यूबलाइट में उसका चौक घुमाते थे, यानी कि चौक जो उसका होता था वो घुमाते थे या फिर उसमें हाथ मारते थे। अब वाली जो ट्यूबलाइट आ रही है LED वाली में, उसमें कभी कभी इस तरह का आ जाता है, हाथ मारना पड़ता है, तो हाथ मारने में वो एकदम जल पड़ती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आ रही है कि क्या नाम, एक बार दिखा दिया बस, ये मतलब जैसे कि मान लीजिए शुरू की एक लाइन बता दी किसी निबंध की और बस, फिर तो उससे क्या नाम रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ आती है यहाँ। फिर आ रहा है क्या है, अगला है धारणा, यानी कि धारणा की
उपयोगिता। अब धारणा की सहायता में क्या होता है, जिन विद्यार्थियों को सीखे हुई बातों को अधिक देर तक याद रहता है उसकी स्मृति अच्छी मानी जाती है या फिर अच्छी कहा जाता है। अब धारणा क्या है कि जो बच्चा देर तक किसी भी चीज़ को याद रखेगा या फिर किसी कुछ चीज़ को लंबे समय तक, मान लीजिए आपने 5वीं क्लास में कुछ भी चीज़ें हुई और आज आपको आज भी याद है, तो क्या है, आपकी मेमोरी अच्छी मानी जाएगी, माना जाएगा कि ये क्या ना लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद रख सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की चीज़ों को याद रख सकता है, अच्छी मेमोरी है इसकी, ये सब चीज़ें आएगी। उपयोगिता, अब आता है उपयोगिता। अब जो उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता क्या है, अब मान लो आपको किसी भी अध्ययन को या फिर किसी भी ज़रूरत की चीज़ों को याद रखना है या फिर किसी भी स्मृति को याद रखना है। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ही कुछ चीज़ को याद कर ले, यानी कि मान लीजिए जैसे मान लो XYZ स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहीं गया, ठीक है, और कहीं जाने के बाद उससे क्या नाम आकर उसके पेरेंट्स ने या फिर उसके भाई ने पूछा कि वहाँ पर घूम के आया तो एडवेंचर पार्क घूम के आया तो बता कैसे कैसे था वो, तो उसने सारी चीज़ बता दी, यानी कि मैं गेट में घुसा इस तरह से, ये सब चीज़ें। तो वो क्या है, वो उसकी एक तरह से स्मृति यानी कि गुड लेवल ऑफ मेमोरी है, तो वो है उपयोगिता। उसका जो माइंड है उसके उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो बातें हैं उसको याद करना है। अब आता है लास्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्यर्थ की बातों को भूलना। जो अच्छे लेवल की जो थिंकिंग होगी या फिर अच्छे लेवल की जो मेमोरी होगी वो व्यर्थ की बातों को भूलता रहता है और जो अच्छी बातें हैं उसको स्टोर करता रहता है। मान लीजिए कल उसके साथ किसी ने क्या नाम गाली गलौज करके बात करी या फिर रास्ते में गाली गलौज करके बात कर रहा है और वो जा रहा है, तो वो चीज़ मतलब भाई आप हर हालत में हो, जब आप विकास की प्रगति में होते हैं, अधिगम के होते हैं, तो अगर एक स्थान से आप 20 स्थान तक जाते हो, पैदल जाते हो और उसमें बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती है, आपने देखा, आपके माइंड ने देखा, इंद्रियों ने कैप्चर किया, तो आपको याद तो ज़रूर रहेगा, पर जो अच्छी थिंकिंग होगी तो आप उसे इस तरह से व्यर्थ चीज़ों को भूलना की कोशिश करोगे और अच्छी चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश करोगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्या है, बोध स्तर। अब बोध स्तर क्या होता है, यानी कि थिंकिंग फुल जो होता है, जो बोध होता है एक विचारपूर्ण स्थिति है, यानी कि क्या है, बोध एक विचारपूर्ण स्थिति है। ये जो स्मृति है या फिर एक तरह से मेमोरी है उसको शिक्षण में आगे बढ़ाने की बात करता है। मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि ये है आपके पास 8 सामान, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको 8 चीज़ दी, 8 चीज़ों में आपने क्या नाम और मैंने वही चीज़ 8 चीज़ 10 मतलब 10 व्यक्तियों में उनको अलग अलग टेबल पर दे दी। जैसे कि मास्टर साहब या कोई सा भी होता है ना कि आपको ये चीज़ बनानी है। अब आपने यानी कि ए व्यक्ति ने, बी व्यक्ति ने, सी व्यक्ति ने, सब ने उस चीज़ों को अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या है, उनकी थिंकिंग है भैया, बोध स्तर है। मान लीजिए किसी ने इस पनीर से शाही पनीर बना दिया, इस पनीर से इसने क्या नाम कुछ और बना दिया, इस पनीर से कुछ और बना, तो ये क्या कर रहा है, थिंकिंग को एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है। और शिक्षण के जो बोध स्तर है, यानी कि जो आपने पहला मेमोरी स्तर को लेवल को रखा और मेमोरी लेवल में जब थिंकिंग आएगी, थिंकिंग बोल जो चीज़ें होंगी, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है वो प्रेजेंट करती क्या करती है, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना ज्ञान है, कितना उसकी स्थिति को लेकर चल रहे हो, कितना आप स्थिति को भाप कर अपनी नई थिंकिंग को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितना अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं बौद्धिक स्तर में। यानी कि आपने क्या प्रेजेंट कर दिया, यानी कि क्या था सामान और क्या प्रेजेंट कर दिया, उसमें थिंकिंग किस तरह की यूज़ हुई, किस तरह से अब थिंकिंग में भी अब फिर आएगा क्रिएटिव थिंकिंग है कि किस तरह से नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब चीज़ें बाद की बात है, अभी हमें उसमें चीज़ें को लेके नहीं चलना। तो अब इसके सीमाएं या दोष क्या होती है, देखो जब उसमें तो विशेषता थी, अब इसमें सीमा या दोष भी आते हैं, क्योंकि सीमा इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग में, जब हम नेगेटिव वाली की थिंकिंग के लेके चलेंगे, अगर किसी का नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सीमा या दोष भी होते हैं, सीमा एवं दोष। अब सीमा या दोष क्या है, इसमें पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें पर बल दिया जाता है और मानवीय व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी कि पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है, वस्तु पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है
और मानवीय जो मानव सीखता है उस पर कम वो व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर क्या आता है, पाठ्यक्रम में एक तरह से क्या होता है, विद्यार्थियों की भावना तथा क्रियात्मक पक्ष पर विकास ना होकर ज्ञानात्मक पक्ष पर विकास होता है। इसमें फिर क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा जोर रहता है। ठीक है, फिर क्या आता है, जो उसके जो मेमोरी स्तर होता है या फिर उसके जो शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करने के, इसमें मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि को प्रभावित करने के प्रतिमान रखे जाते हैं। यानी कि मेमोरी स्तर जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है, अंडरस्टैंडिंग में जो स्तर है उसमें क्या है, और जो भावनात्मक है उस पर नहीं जोर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो मेमोरी स्तर का जो आखिरी पॉइंट बना, व्यवहार जो व्यर्थ की चीज़ें उसे छोड़ते जाना, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ने जाओ। फिर प्रभावित यानी कि इसे बनाने की समझ को क्या आएगा, यानी कि दोष पढ़ लिया आपने। अब आता है बोध के स्तर को शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव। प्रभावशाली बनाने के कारण क्या या इस सुझाव क्या है, जो बोध स्तर है प्रत्येक सोपान के अनुसार क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित ढांचे में किया जाता है। यानी कि जो इसकी सुझाव है वो है क्रमबद्धता। तो क्या कह रहा है, उसकी जो क्रमबद्धता ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो एक तरह सुझाव में मान लीजिए, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग में जब आप लेके चलोगे आपको एक क्रमबद्धता तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने जो आखिरी का स्तर है यानी कि आपने जो चीज़ें छोड़नी है थिंकिंग में भी क्या लेके चला है उसने, व्यवहार को ध्यान में रखा, यानी कि व्यवहार की जो मानवीय व्यवहार होगा उसको ध्यान में रखा। फिर इसकी भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को विकास करने में एक तरह से ज्ञानात्मक पक्ष को जोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी, जब बोध स्तर का शिक्षण की में विद्यार्थी को उसके समय प्रवास में जब क्या करा जाएगा, दिया जाएगा, तो पहले समर्थी स्तर यानी कि समर्थी स्तर मेमोरी लेवल को जरूर देखा जाएगा। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग में होता है, अंडरस्टैंडिंग में भी मेमोरी लेवल को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब आ जाएगा रेफरेंस लेवल, जो रेफरेंस लेवल में भी भैया एक जो ऊपर वाली जो मेमोरी स्तर पढ़ लिया ना, मेमोरी स्तर से ही सारे कनेक्टेड हैं आपके, रेफरेंस भी अंडरस्टैंडिंग भी। ठीक है, जो रेफरेंस है और अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दोनों कनेक्टेड है। चलिए अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसे देखिए, इसे भी पढ़ा देता हूँ मैं, लास्ट बचा है चिंतन स्तर। अब आता है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। रेफरेंस लेवल किसी और चीज़ का था, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल क्या कहता है, रिफ्लेक्टिव लेवल कहता है जब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये शीशा है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपने इसमें अपना फेस देखा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में पड़ता है, यानी कि ऐसे ही पड़ता है कि नहीं पड़ता, साइंस वाले स्टूडेंट को पता है। जब और कोई भी आप मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपने यहाँ से टॉर्च की रेज डाली, तो ये इस तरह धीरे धीरे इस पर जाकर फिर आपकी वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि इसमें क्या होता है, शिक्षण का अंतिम स्तर होता है और इसमें क्या होता है, जो ऊपर के दो यानी कि स्मृति और बोध के सम्मिलित होते हैं। आपने पहले ही सुन लिया, यानी कि इसमें जो होता है ये आखिरी लेवल होता है, और इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल, MEMORY मेमोरी, एंड क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये इस चीज़ को कह रहा है। अब चिंतन की जो स्तर है शिक्षण के लिए क्यों आवश्यक है भाई, चिंतन जो है, रिफ्लेक्शन जो होता है आपकी, जो आप ही मान लीजिए आप अगर शीशे के आगे नहीं खड़ोगे और रिफ्लेक्शन नहीं हो, मान लीजिए आप शीशे के आगे खड़े हो और आपकी आंख बंद है, तो क्या आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यही चीज़ कह रहा है, चिंतन का जो स्तर है उसके सोपान प्रतिपादन, एक तो जो श्रेय जाता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये लिख लीजिए, चिंतन स्तर
के शिक्षण सोपान को प्रतिपादित करने का श्रेय हंट यानी कि हंट को है। ठीक है। और हंट का जो हंट्स मॉडल टीचिंग है उसका ध्यान रखना। हंट्स मॉडल टीचिंग ही क्या है, चिंतन स्तर का जो आता है सोपान। अब सोपान कौन से, इसके उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्राण, यानी कि लिख लीजिए हंट्स मॉडल ऑफ टीचिंग। इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या फिर सोपान लिख लीजिए, उद्देश्य को छोड़ के सोपान उद्देश्य। दूसरा क्या है, संरचना। तीसरा क्या है, सामाजिक प्रणाली। फिर है मूल्यांकन प्रणाली। ये हैं सारे के सारे इसके टॉपिक। पहले उद्देश्य में क्या है, विद्यार्थी को स्वतंत्र और मूल्य चिंतन के लिए शक्ति को विकसित करना, यानी कि आपको थिंकिंग आपको क्या करना है, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्शन है उसके तभी आप कर पाओगे जब आप फ्रीली छोड़ दो। कहते हैं ना क्लासरूम में फ्रीली छोड़ दो। विद्यार्थी की समस्या समाधान के लिए क्षमता विकसित करना, यानी कि आपको क्या करना है, कोई बच्चा परेशान है या उसकी क्षमता उसका करना सुलझाने के लिए। दूसरा आता है संरचना। संरचना में क्या होता है, जो संरचना है प्रारूप वर्गीकरण है, वर्गीकरण सामाजिक दोनों के ध्यान में रखते हुए जो पहले में जो शिक्षक है, शिक्षण यानी कि पहले में शिक्षक को विद्यार्थियों की सामने एक तरह से क्या करना है, परिस्थिति को उत्पन्न करना है, यानी कि उन्हें समस्या देनी चाहिए, फिर उसको समस्या को सुलझाने का तरीका बताना चाहिए। यानी कि एक संरचना, यानी कि मान लीजिए एस ऐसे बनता है तो उन्हें बताना चाहिए एस यहाँ से शुरू करोगे बच्चों तो ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा। ए ऐसे, यानी कि 2 वी बनाओ और उसमें बीच में इस तरह से कर दो डंडा, यानी कि 1 वी उल्टा बनाओ और उसमें डंडा कर दो। अब वी की संकल्पना पता होनी चाहिए, संरचना बताने। जब आप संरचना बताओगे तभी इस तरह के काम कर पाओगे। फिर आ जाएगा सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में आपको बताइए कि कक्षा में उसके जो वातावरण है, कक्षा के वातावरण को स्वतंत्र छोड़ देना और कक्षीय वातावरण को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है। फिर इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के सामने समस्या उत्पन्न करी जाती है, वही पुरानी वाली चीज़। शिक्षण को समय समय वाद विवाद सेमिनार और इस तरह की चीज़ें आती है, यानी कि समाज से जोड़कर उसकी प्रणाली को एक विकसित करा जाता है। लास्ट बचता है आपका मूल्यांकन प्रणाली। जो मूल्यांकन प्रणाली होती है, मूल्यांकन में जो विद्यार्थी होते हैं उसके विश्वासों को पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि ये नहीं कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को अच्छा समझते हो तो उसी हिसाब से उसके कर दिया मूल्यांकन, वो नहीं होता। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यांकन उसके जो स्तर है, उसके ज्ञान है, उसके देखकर किया जाता है। ये सब चीज़ें थी आपके स्तर वाली उसमें। अब जो आएगा अधिगम की प्रक्रिया पढ़ना है आपको, नेक्स्ट जो टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चनों को ज़्यादा देखो, क्योंकि क्वेश्चन वाली जो चल रहे हैं पुराने क्वेश्चन या फिर अभी जो आएंगे CBT के एग्ज़ाम के, क्योंकि क्वेश्चन से आपका क्या होगा, आपको यानी कि 30 क्वेश्चन है CDP में तो 30 संकल्पनाएं पूरी होंगी, यानी कि 30 कॉन्सेप्ट पूरे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।